हेलो नमस्कार, वेलकम टू सनराइज़। मैं हूं अमनदीप लडवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज़ द मेजर ऑफ द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, जब भी किसी कंडक्टर से या किसी वायर से जब भी करंट फ्लो करता है ना, तो कंडक्टर की ही एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करती है कि वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है, और उसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो देखो, बात आती है कि रेजिस्टेंस आखिर आता कैसे है। तो देखो, होता क्या है कि आपको पता है कि जो कंडक्टर होते हैं हमारे, इनमें बड़े ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं तभी करंट बनता है। तो देखो, होता क्या है कि जब मान लो कि मैं ये जो मेरे पास जो भी कंडक्टर है, जब मैं बैटरी के साथ इसको अटैच करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। तो देखो, होगा क्या इसमें कि जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ना, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो होगा क्या कि ये इनकी एक दूसरे के साथ भी टक्कर होगी। और कुछ जैसे मान लो कि एटम से ही निकले हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो अगर एटम से ही निकले हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो एटम्स के भी जो मान लो कि आयंस होंगे, एटम्स के आयंस होंगे, आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में बैठा होता है, और न्यूक्लियस में ही पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं। तो देखो, होता क्या है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि इनकी एक दूसरे के साथ टक्कर होती है, और जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकले होते हैं वो एटम भी अब थोड़ी पॉजिटिव हो गई होती है, यानी कि उस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया होता है। तो वो भी मतलब क्या करती है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रोकने की, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, और इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकता है। और आपको पता है कि जब जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के बड़े ज़्यादा कोलिजन होंगे अपने एक दूसरे के साथ, और जो एटम्स है मतलब मतलब जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वही मतलब एटम क्या करेंगे, इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन पे नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया होगा। तो वो जब ऐसा करेंगे तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब रुकेगा, और इनकी मतलब एक दूसरे के साथ भी टक्कर होगी, और जैसे आयंस के साथ भी टक्कर होगी, तो होगा क्या कि ओवरऑल इनकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही कम हो रहा है तो फिर करंट भी कम होता है। तो जो रेजिस्टेंस आता है ये इसी जो कोलिजन होते हैं इनके आयंस के साथ, इसी वजह से मतलब रेजिस्टेंस ओकर करता है। फिर देखो, बात आती है कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। तो देखो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो देखो, आप इसको ऐसा समझो कि जैसे मान लो कि कोई कंडक्टर है और उसकी लेंथ बड़ी ज़्यादा है। तो देखो, अगर लेंथ बड़ी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रास्ता चलना पड़ेगा। अगर ज़्यादा रास्ता चलेंगे तो उनके जो एटम्स होंगे यहाँ पे, जो कंडक्टर के अंदर जो आयंस होंगे जिन पे मतलब थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो उनके साथ क्या होगा कि उनके साथ टक्करें भी ज़्यादा होंगी, है ना। अगर लंबा रास्ता होगा तो ज़्यादा कोलिजन होंगे ना, है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा रास्ता तय करेंगे तो ज़्यादा कोलिजन होंगे। तो इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा बार बार। लेकिन आप वैसे समझो कि अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर वायर का बड़ा हो जाए, मतलब जैसे ज़्यादा हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से फ्लो करेंगे, है ना, क्योंकि इनको ज़्यादा जगह मिल जाएगी फ्लो करने की, और कोलिजन कम होंगी। तो इसी वजह से बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे मतलब क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। यानी कि जितना लंबी कोई वायर होगी, जितना लंबा कोई कंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कोलिजन उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वायर का, तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि फिर उतने ज़्यादा कोलिजन नहीं होंगे। तो देखो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो देखो, जब हम इनको साथ मिला के लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, यानी कि लेंथ अपॉन एरिया। और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है रेजिस्टिविटी, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो देखो, जहाँ पे जो टर्म्स हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, एल क्या लेंथ ऑफ द वायर है जो भी कंडक्टर है, एरिया ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर या कंडक्टर, और जो आपका जे वाला साइन है इसको रो बोलते हैं, इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो अब हम रेजिस्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, जो रेजिस्टिविटी होती है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो देखो, हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो अगर मैं मान लो कि जो मैंने वायर दी है या मैंने जो कंडक्टर लिया है उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी उसकी जो भी मोटाई है मतलब साइड से, वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, उस समय क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको भी बंद रखूँगा तो उस समय क्या जो मेरा रेजिस्टेंस होगा क्या वही रेजिस्टिविटी के बराबर नहीं हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी के बराबर होता है जब अगर लेंथ 1 यूनिट होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट होता है।
तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि दस resistivity is nothing but the resistance offered by a conductor of a 1 centimeter length having area of cross section 1 centimeter square। देखो सुनो मेरी बात, अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, तब जो रेजिस्टेंस आएगा उसको नहीं हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। हम कब बोलेंगे इसको रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है। अगर आप सिंपली ऐसा समझो कि अगर इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है और इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, उस समय जो रेजिस्टेंस आएगा किसी कंडक्टर में उसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे। लेकिन मान लो कि अगर ये लेंथ 2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, तब हम उसको रेजिस्टिविटी नहीं बोलेंगे, तब हम उसको सिंपली रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।